औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज से मैं अपनी एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ, जो है रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड फेथ या रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड रिलीजन के हवाले से। तो अब मैं इससे पहले कि साइंस की डिफिनीशन करूं या रिलीजन या फेथ की डिफिनीशन करूं और इनके ताल्लुक के बारे में जो नज़रियात पेश किए जा चुके हैं उनके हवाले से कुछ बात करूं, तो मैं इससे पहले इन सारी चीज़ों से पहले कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझता हूं। मैंने अभी तक साइंस और रिलीजन या साइंस और फेथ के हवाले से जितनी भी चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, सुना है, वो सारी चीज़ें इस तरह करती है कि पहले साइंस को डिफ़ाइन कर लेती है, फिर अक़ीदे को डिफ़ाइन कर लेती है, फिर उनके दरमियान जो मुख्तलिफ़ किस्म के रिलेशनशिप के दर इनके दरमियान रिलेशनशिप की जो मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात मतलब फ़िलासफ़र्स ने दिए हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये एक दुरुस्त तरीका नहीं है, क्योंकि सपोज़ एक ही साइंटिफिक डेटा चूँकि एम्पिरिकल डेटा होता है, तो एक ही डेटा को लेकर अगर एक शख्स उसकी इंटरप्रिटेशन एक हवाले से करता है और समझता है कि साइंस और मज़हब एक दूसरे के मुतसादिम हैं, और दूसरा शख्स उसी डेटा को इस्तेमाल करके कहता है कि नहीं, साइंस और जो मज़हब है वो मुतसादिम नहीं बल्कि वो मुताबिकत रखते हैं या कोई और नज़रिया पेश करता है, तो एक ही डेटा से जो मुख्तलिफ व्यूज़ निकलते हैं उसकी पीछे असल वजूहात क्या हैं। तो उसके पीछे की असल वजूहात जो होती है वो उन लोगों का वर्ल्ड व्यू होता है कि वो किस नज़र से दुनिया को देखते हैं। उनके उनकी नज़र में दुनिया की हकीकत क्या है, उनकी नज़र में दुनिया के अंदर जो वजूद है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए या उसको कैसे किन उसूलों के तहत उसकी वजाहत की जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो अंडरलाइंग, जो कि अंदर मौजूद नज़रियात है, जो कि साइंसी नहीं है, लेकिन जिनकी बुनियाद पर एक शख्स साइंटिफिक डेटा को इंटरप्रेट करता है या जिनकी बुनियाद पर एक शख्स दुनिया को समझने की कोशिश करता है, तो वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो फिर हम एक ही डेटा के बारे में दो मुख्तलिफ नज़रियात रखेंगे, मतलब एक शख्स एक रखेगा, दूसरा शख्स दूसरा रखेगा, और हम इस ऊपर वाली जंग में एक दूसरे को आर्गूमेंट देते रहेंगे। हालांकि हमारे अंदर हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ होगा वो इस ऊपर वाली सतह पर नहीं बल्कि इस नीचे वाली यानी हमारे वर्ल्ड व्यूज के दरमियान होगा। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूं कि सबसे पहले उन वर्ल्ड व्यूज को डिस्कस किया जाए कि जो ज़्यादातर लोगों ने इस दुनिया के हवाले से रखे हुए हैं और कि जिनकी मदद से वो इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे लिमिटेड इंफॉर्मेशन और महदूद तजुर्बे के मुताबिक दुनिया के तमाम इंसान तीन नज़रियात में से एक नज़रिया ज़रूर रखते हैं, और वो उन तीन नज़रियात में से जिस एक नज़रिए को कबूल करते हैं, तो उनके बाकी सारे के सारे आमाल, उनके बाकी सारे के सारे ख्यालात, उनके बाकी सारे के सारे तसव्वुरात और दुनिया को देखने का हर जाविया नज़र फिर उसी वर्ल्ड व्यू के हिसाब के मुताबिक आगे चलता है। और वो तीनों वर्ल्ड व्यूज कौन से हैं? उनमें से एक है आइडियलिज्म, दूसरा है डुअलिज्म, और तीसरा है मटीरियलिज्म या फिजिकलिज्म। इनकी फिर अलहदा से और भी सब ब्रांचेज हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इन तीन में पूरी दुनिया बटी हुई है। यानी इन तीन में से बहुत सारे लोग एक नज़रिए को मानते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी की या फिर दुनिया की इंटरप्रिटेशन उस नज़रिए के मुताबिक ही करते हैं, और फिर वो साइंस की इंटरप्रिटेशन भी उसी नज़रिए के मुताबिक ही करते हैं। और यही वजह है कि एक शख्स के लिए शायद साइंस और मज़हब एक दूसरे के खिलाफ हो, लेकिन दूसरे शख्स के लिए शायद साइंस और मज़हब एक दूसरे के खिलाफ ना हो। या एक शख्स क्योंकि उन दोनों का मजहब को समझने का और उन दोनों का साइंस को समझने का जो एपरेटस है वो ही मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है, तो अगरचे उसके अंदर सेम डेटा ही पुट किया जाए तो उससे मुख्तलिफ रिजल्ट्स निकल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इन तीनों को समझना इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बुनियादी तौर पर इन तीनों नज़रियात यानी
आइडियलिज्म, डुअलिज्म और मटीरियलिज्म या फिजिकलिज्म। अगर से मटीरियलिज्म और फिजिकलिज्म में फ़र्क मौजूद है, लेकिन अक्सर औक़ात ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। तो इनको समझने के लिए और इनमें फ़र्क को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स पर गौर करें, क्योंकि उन पर गौर करने के बाद हमें हमारे लिए इन चीज़ों को समझना कदरे आसान हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स पर गौर करें। तो चलिए शुरू करते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट्स को। तो सबसे पहले जिस थॉट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं वो है प्लूटॉर्क का थॉट एक्सपेरिमेंट। प्लूटॉर्क बुनियादी तौर पर एक यूनानी तारीखदान था, जिसका एक बहुत मशहूर वो कोट भी है कि जिसने कहा था कि मैंने ऐसे शहर देखे हैं कि जिसके इर्द गिर्द दीवारें ना हो, मैंने ऐसे शहर देखे हैं कि जिसकी बाजारें ना हो, लेकिन मैंने ऐसे शहर हरगिज़ नहीं देखे कि जहाँ पर इबादत करने वाली जगह ना हो। मतलब उसका मानना ये था कि खुदा का तस्वुर इंसानियत में हमेशा से रहा है। तो उसी का एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो उसने प्रेजेंट किया था, और जिसको फिर थॉमस हॉब्स ने आगे की सेंचुरीज में फिर और भी थोड़ा सा जो है ना वो मॉडिफाई किया। तो बुनियादी तौर पर वो कहता क्या है, तो प्लूटॉर्क कहता है कि सपोज एक बहरी जहाज है जो कि लकड़ियों से बना है, और वो बहरी जहाज एक शख्स तीसियस का है। वो लकड़ियों से बना हुआ जहाज, बहरी जहाज जो तीसियस का है, अगर कोई शख्स रोजाना उसकी एक लकड़ी को, मतलब उससे एक लकड़ी को निकाल कर उसकी जगह नई लकड़ी लगाए, और इसी तरह सिलसिला चलता रहे, मतलब रोजाना एक नई लकड़ी को रिप्लेस करके जो ओल्ड लकड़ी है उसको बाहर ले जाए, तो फिर जिस टाइम, यानी इतना टाइम गुजरने के बाद कि इस जहाज की सारी लकड़ियां रिप्लेस हो जाए, तो क्या ये जहाज अभी भी टीसीएस का है? जरा सोचें कि क्या ये जहाज अभी भी टीसीएस का है, क्योंकि इसकी तो सारी लकड़ियां रिप्लेस हो चुकी हैं। अगर सपोज एक दो लकड़ियां रिप्लेस हुई होती तो वो तो मॉडिफिकेशन कह लेते हम, लेकिन अब तो इसकी सारी लकड़ियां वक्त के साथ रिप्लेस हो चुकी हैं, तो क्या ये जहाज अभी भी टीसीएस का है? और थॉमस हॉब्स ने इसको बहुत ही मुश्किल कर दिया। उसने कहा कि सपोज वो जो हम रोजाना एक लकड़ी को उठा रहे थे, इससे जो ओरिजिनल जहाज की लकड़ियां थी, उसको मतलब जो रोजाना एक ही रिप्लेस करके हम उधर से निकाल रहे थे, तो उन निकली हुई सारी लकड़ियों से अगर हम कोई और नया जहाज बना दे, तो अभी ओरिजिनल लकड़ियां तो सारी उस दूसरे जहाज में हैं। तो क्या तीसिस का जहाज वो दूसरा जहाज है, या तीसिस का जहाज वो पहला जहाज है जिसकी सारी लकड़ियां रिप्लेस हो चुकी हैं? तो आप लोग क्या समझते हो कि कौन सा है, पहले वाला या दूसरे वाला? बुनियादी तौर पर इस सवाल के बहुत सारे जवाब दिए गए हैं, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। मैं कुछ और थॉट एक्सपेरिमेंट शेयर करके फिर इससे जो मेरा मकसद है वो बताना चाहता हूँ कि वो क्या है। इसी तरह एक मशहूर फलसफी फ्रैंक जैक्सन ने 1982 में एक और थॉट एक्सपेरिमेंट पेश किया। उसके मुताबिक कंसिडर करें, मतलब सपोज करें कि एक लड़की है मैरी, मिसाल के तौर पर आप मरियम ले लें। एक लड़की है मरियम कि जो एक कमरे में मौजूद है, और एक इंतहाई ज़हीन तरीन साइंसदान है। मतलब वो लड़की जो है वो बहुत ही वो क्या कहते हैं कि काबिल साइंटिस्ट हैं, लेकिन वो जिस माहौल के अंदर पूरी जिंदगी रही है, तो वो सारा माहौल ब्लैक एंड वाइट था। मतलब उस लड़की को एक कमरे के अंदर रखा गया है, और उस कमरे के अंदर उसको पूरी जिंदगी जो माहौल प्रोवाइड किया गया वो ब्लैक एंड वाइट था। उसने कलरफुल चीज कभी भी नहीं देखी। लेकिन इसके साथ साथ वो एक इंतहाई बेहतरीन और एक इंतहाई लायक साइंसदाना भी है, कि जिसकी वजह से इंसानियत के साथ मौजूद जितना भी साइंसी या दीगर उलूम है वो उसके दिमाग के अंदर मौजूद है, और उसको पता है कि रेटिना क्या होता है, रॉड्स एंड कॉन्स क्या होते हैं, दिमाग के अंदर ऑप्टिकल सेंटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और या इसी तरह इंसानों की जो रंगों के बारे में इंफॉर्मेशन है कि रेड कलर की वेवलेंथ ये है, ब्लू कलर की वेवलेंथ ये है। मतलब उसको इंफॉर्मेशन कलर्स के हवाले से भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन है, उसको हर चीज़ के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन है। लेकिन वो पूरी उम्र जो उस कमरे में रही है, तो वो कमरा ब्लैक एंड वाइट था।
और उसको कलर्स का एक्सपीरियंस नहीं है। इंफॉर्मेशन है हर चीज के बारे में, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। तो सपोज एक दिन उस लड़की को उस माहौल से बाहर निकालकर किसी बाग के अंदर उतार दिया जाता है, और लड़की अपने इर्द गिर्द देखती है ग्रीन ग्रास को, इर्द गिर्द देखती है दरख्तों पर रेड एप्पल्स को, येलो मैंगोस को। तो ये जो कलर्स देखती है लड़की को, तो क्या ये लड़की को चौंका देंगे, क्योंकि ये लड़की के लिए नया एक्सपीरियंस है? या लड़की को चूंकि इंफॉर्मेशन पहले से इन सारी चीजों की थी, तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है? तो आप क्या समझते हैं कि जब वो लड़की हकीकत में रंगों को, कलर्स को, चीजों को एक्सपीरियंस करेगी, तो उसके इंफॉर्मेशन में कुछ इजाफा होगा, उसको कुछ झटका लगेगा, उसको कुछ शौक होगा, या फिर वो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल ही होगी, और उस इंफॉर्मेशन की वजह से उसको मतलब पहले से ही पता होगा कि येलो कलर इस तरह, रेड कलर इस तरह, और देखने की जरूरत उसको नहीं है? तो आप क्या समझते हैं कि उस लड़की को जब रेड कलर दिखाया जाएगा, तो क्या वो शौक होगी, या फिर रेड कलर की सारी इंफॉर्मेशन होने की वजह से उस पर कुछ असर नहीं होगा? तो इस जो थॉट एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब इसके भी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जवाबात देते हैं, लेकिन इधर भी मैं इस सवाल को ओपन ही छोड़ देता हूं, जस्ट आप लोग इन चीजों के ऊपर सोचो। इसी तरह एक और थॉट एक्सपेरिमेंट है। सपोज एक इंसानी दिमाग है, उसको एक कंटेनर, ग्लास के कंटेनर के अंदर रखा गया, या फिर किसी भी एक कंटेनर में रखा गया, और उसको वो तमाम कनेक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए इन द फॉर्म ऑफ वायर, जो कि एक इंसान के बदन में उसको मुयसर होते हैं। मतलब उसको वो सारा सेंसरी इनपुट, वो जो कि हमारे बदन के अंदर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स की वजह से उसको फिर पहुंचता है, तो वो सारी चीज़ें, मतलब उस दिमाग को कनेक्ट किया गया एक सुपर कंप्यूटर के साथ, और वो सारी चीज़ें, वो सारी सेंसेशंस जो कि एक इंसान को आउटर माहौल से मिलती है, तो कंप्यूटर के ज़रिए से उस कंटेनर में पड़े दिमाग को वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वो जो है ना, दे दी गई थ्रू सुपर कंप्यूटर उस दिमाग को। तो क्या कंटेनर में मौजूद वो दिमाग जो होगा, वो रियल पर्सनैलिटी को डेवलप कर देगा? क्या उसके लिए भी दुनिया उतनी ही रियल होगी जितनी हमारे, यानी एक इंसान के सर के, यानी क्रेनियम के कंटेनर के अंदर जो एक दिमाग रखा हुआ है? तो जो इंसान के लिए रियलिटी का परसेप्शन है, तो क्या उसी रियलिटी का परसेप्शन उस ग्लास के कंटेनर के अंदर रखा हुआ दिमाग कर पाएगा? इस सवाल को बहुत गौर से इसके ऊपर सोचें कि इंसान के क्रेनियम, यानी इंसान के स्कल को, स्कल के अंदर भी एक कंटेनर में, सॉरी, के अंदर एक दिमाग पड़ा हुआ है, उसी तरह का दिमाग एक ग्लास के कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ है। कनेक्शंस उनको आइडेंटिकल प्रोवाइड किए गए हैं, सेंसेशन उनको आइडेंटिकल मिलती हैं। तो क्या उसके बाद जो रियल परसेप्शन इंसान का डेवलप होता है, कि वो समझता है कि वो रियली एग्जिस्ट करता है और आउटर माहौल एग्जिस्ट करता है, तो क्या उस गिलास में पड़े हुआ दिमाग जो है, वो भी उतना ही रियल फील करेगा? आप क्या समझते हैं? इसको भी मैं ओपन एंडेड छोड़ता हूं, क्योंकि इसके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आंसर देते हैं, लेकिन जस्ट आप लोगों की क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए, और जिन आइडियाज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा उनको समझाने के लिए, मैं समझता हूं कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा खुद सोचें। और आखिरी थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसको लाइबनिज मिल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, तो मैं वो आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में सोचें। सपोज कि इंसान के ब्रेन के अंदर, यानी इंसान का जो दिमाग है, उसके अंदर मुख्तलिफ न्यूरॉन की फायरिंग या एक्साइटेशन वगैरह होती रहती है हर एक टाइम में। सपोज इंसान का दिमाग इतना बड़ा कर दिया जाए जितनी एक फैक्ट्री है, और हर एक जो दिमाग का हिस्सा है उसी प्रोपोर्शन से बड़ा कर दिया जाए, और हम उस दिमाग को विजिट करें, उस दिमाग के अंदर जाएं, तो हम देखेंगे कि मुख्तलिफ पोटेंशियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है,
एक्साइटेशन हो रही है, मतलब पोलराइजेशन रीपोलराइजेशन जो न्यूरॉन के अंदर फिनोमेना होता है, मतलब हम उस सारे केमिकल या उस सारे जो फिजिकल फिनोमेना जो कि ब्रेन के अंदर हो रहा होता है, तो वो तो हम देख लेंगे कि अच्छा ये है वो है ये है वो है, लेकिन क्या उसके दिमाग के अंदर चल रहे ख्यालात को हम समझ पाएंगे? सपोज वो उस टाइम पर एक खूबसूरत लड़की, सपोज हानिया आमिर का सोच रहा है, तो क्या हम ये समझ पाएंगे कि वो अभी ये हानिया आमिर का सोच रहा है, या फिर हम बस उसके मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान एक केमिकल सिग्नल, यानी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान केमिकल सिग्नलिंग को ही महसूस कर पाएंगे? क्या हम उसके जो असली ख्यालात हैं कि वो अभी इस टाइम पर हानिया आमिर का ही सोच रहा है और इस मतलब सारा इस तरह का सोच रहा है, तो फिर क्या क्या हम उसको डिसाइफर करने की पोजीशन में होंगे, उसको समझने की पोजीशन में होंगे? तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि उसको समझने की पोजीशन में होंगे या नहीं होंगे? सो ये सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इन सारों का मकसद ये है कि हम कंटम्पलेट करें कि क्या हम रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर हम रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है, मतलब बैरूनी दुनिया है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, क्या ये भी रियल है, क्या ये भी हकीकत में एग्जिस्ट करती हैं, या फिर ये हमारी जो है माइंड की प्रोजेक्शन है, या फिर हमारी ब्रेन की परसेप्शन है और हमारा एक तखय्युल है? तो क्या ये हकीकत में मैटर जो, यानी जो मैटर हमें बाहर के माहौल में नजर आता है, तो क्या ये हकीकत में एग्जिस्ट करता है, या फिर ये तखय्युल, हमारे तखय्युल का नतीजा है? तो इसके हिसाब से फिर तीन नजरियात बनते हैं कि जो लोग कहते हैं कि दुनिया और कायनात के अंदर सारा मैटर ही है और मैटर के अलावा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता, वो लोग कॉन्शियसनेस, इंसानी शऊर और इन जैसी चीज़ों को भी रिड्यूस करते हैं मैटर की, मतलब मैटर तक, कि यानी ये भी आखिरकार छोटे छोटे मैटर के पार्टिकल्स ही बने हैं। तो इन लोगों को रिडक्शनिस्ट भी कहते हैं, ये मटीरियलिस्ट कहलाए जाते हैं बुनियादी तौर पर, और इनकी भी फिर अपनी वेराइटीज हैं, इन पर मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि मैटर बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि ये हमारे कॉन्शियसनेस की, हमारी अवेयरनेस की और हमारे जो माइंड की परसेप्शन है और तखय्युल है, जो हमें ये सारा कुछ नजर आता है। इनको आइडियलिस्ट कहा जाता है। तो ये लोग भी मैटर को जो है वो दिमाग का एक मैनिफेस्टेशन करार देते हैं, कि ये एक दिमाग के नतीजे में पैदा होने वाले तखय्युल को हम मैटर कहते हैं, अदरवाइज मैटर कोई फिजिकल रियल एग्जिस्टेंस नहीं रखता। जबकि जो तीसरा ग्रो होता है वो दोनों चीज़ के ऊपर यकीन रखता है, उनको हम डुअलिस्ट कहते हैं। उसको आसानी से आप यूँ समझ लें कि वो कहते हैं कि इंसान का एक बदन है तो एक रूह है। तो वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हकीकत में एग्जिस्ट करती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड या मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर की है, कि जिन तक ये मटेरियल वर्ल्ड नहीं पहुंच सकते, या मटेरियल चीज़ों से हम उन तक नहीं पहुंच सकते, फॉर एग्जांपल कॉन्शियसनेस और इस तरह की चीज़ें, तो उनको डुअलिस्ट कहा जाता है। तो ये जो तीन नज़रियात हैं, मटेरियलिस्ट, डुअलिस्ट और आइडियलिस्ट, इनको सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है साइंस को समझने से पहले। क्योंकि अक्सर अगर सपोज एक आइडियलिस्ट होगा तो उसके लिए साइंस एक और तरीके से फंक्शन करेगी, एक मटेरियलिस्ट होगा तो वो साइंस को किसी और नजरिए से देखेगा, और एक डुअलिस्ट होगा तो उसको उसका साइंस को देखने का वो जो परसेप्शन है वो दूसरा होगा। तो इस वजह से इन तीनों के ऊपर इंशाल्लाह मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा कि ये लोग अपने हक में क्या दलाइल प्रेजेंट करते हैं, इनके ऊपर क्या जो है ना वो रिबटल हुई है, और फिर वो उस रिबटल का क्या जवाब देते हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए इन तीन नज़रियात को, रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड रिलीजन या रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड फेथ, उससे पहले एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को जाने बगैर इंसान किसी चीज़ की डिफिनीशन भी सही तरीके से नहीं कर सकता। तो दैट इज़ वाई जो रिलीजन और साइंस जो कि मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप को समझने के लिए इन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं एक और थॉट एक्सपेरिमेंट आपको देता हूँ, लेकिन इसका मैं जवाब दूंगा। सपोज मुझसे कोई पूछे कि माल्टा क्या है, व्हाट इज़ एन ऑरेंज, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं यही कहूँगा ना कि एक गोल सा
फ्लूइड फिल्ड ऑरेंज कलर का न्यूट्रिशियस फ्रूट है कि जो कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद है वगैरह वगैरह, जो कि इस दरख्त पर उगता है वगैरह वगैरह। वो मुझे कहे कि भाई मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि माल्टा मैटर है या माल्टा आइडिया है। तो मैं उसको कहूँगा कि ऑब्वियसली माल्टा मैटर ही है। और वो माल्टे को ले आए मेरे सामने और उसको दोनों हाथों में दबाकर, उसको दोनों हाथों में इतना सख्ती से दबाया कि वो माल्टे का जूस निकलकर वो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाए, और मुझसे पूछे कि वो सारा मैटर जो इस माल्टे के अंदर था, वो सारा का सारा मैटर इस फ्लूइड यानी इस ग्लास के अंदर मौजूद है, तो मुझे बताओ कि इस ग्लास के अंदर मौजूद इस फ्लूइड को मैं माल्टा कह सकता हूँ? आप लोग मुझे बताएं कि क्या उस ग्लास के अंदर मौजूद फ्लूइड को, कि जो माल्टे को निचोड़ कर उसने उधर रिसीव कर लिया, तो मैटर तो एग्जैक्टली सेम है, जो उस ग्लास के अंदर है वही माल्टे के अंदर था। तो क्या उस ग्लास के अंदर जूस को हम माल्टा कह सकते हैं? मेरा जूस का लफ्ज इस्तेमाल करना ही इस बात की दलालत है कि उसको हम माल्टा नहीं कहते, उसको हम ज़रा ज़रा माल्टे के जूस कहते हैं वगैरह वगैरह। तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि आपने तो कहा था कि माल्टा जो है वो एक मैटर है, तो वही मैटर अब मौजूद है, लेकिन अभी उसको आप माल्टे के बजाय माल्टे का जूस कह रहे हो, और अगर सपोज इसको मैं फेंक दूं तो ये किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने तो कहा था कि माल्टा मैटर मैटर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि माल्टा मैटर से ज्यादा कुछ है, सिर्फ मैटर नहीं है। क्योंकि वही मैटर जब अभी ग्लास में पड़ा है तो उसको माल्टा नहीं कहा जाता, माल्टे का जूस कहा जाता है। तो इस चीज को आप समझ रहे हो ना? तो अरस्तू ने इसके हल के लिए उसने एक बेहतरीन किस्म का वो बताया हुआ है कि देयर आर फोर कॉजेज ऑफ एवरी फिनोमेना, कि हर फिनोमेना की चार कॉजेज होती हैं। सबसे पहली उसकी होती है मटीरियल कॉज, मतलब कि ये किस चीज से बना है। मिसाल के तौर पर ये जो माल्टा है, ये माल्टा किस चीज से बना है? मैंने उसको बताया कि मैटर से बना है, तो बिल्कुल ठीक है, ये माल्टा मैटर से बना है, उसके अंदर इतनी परसेंट ये न्यूट्रिशन, उसकी फिर अपनी वो इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिशन की आप वो लिस्ट लगा सकते हो कि ये इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट वो है, तो मतलब मैटर से बना है। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि एक तो मटेरियल कॉज हुई, उसके अलावा एक और कॉज होती है जिसको फॉर्मल कॉज कहते हैं, और एरिस्टोटल के नज़दीक ये फॉर्मल कॉज ही किसी चीज़ को कोई चीज़ बनाती है। इस जुमले को जरा दोबारा सुने कि फॉर्मल कॉज ही किसी चीज को कोई चीज बनाती है। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले केस में बताया कि माल्टे का मैटर जब फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वही मैटर अभी माल्टे का जूस कहलाया जाता है, माल्टा नहीं कहलाया जाता। तो इसका इसका मतलब है कि मैटर बुनियादी तौर पर माल्टे की डिफिनीशन नहीं है। माल्टे की डिफिनीशन वो फॉर्म है, वो स्ट्रक्चर है जो हमने माल्टे के साथ मंसूब किया है। तो एरिस्टोटल यही कहता है कि एक तो हो गई मटेरियल कॉज कि माल्टा किस चीज से बना है, दूसरा क्या चीज माल्टा कहलाई जाती है। तो वो जो माल्टे के एक आइडिया इननेटली तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है, इननेट नहीं है सॉरी, ये बात याद रखें कि जो हमारे दिमाग के अंदर मौजूद एक आइडिया है कि जिसके जरिए से हम एक चीज को देखते हैं तो फिर उसको कहते हैं कि माल्टा है ये। वो क्या है? बुनियादी तौर पर एक खाका है कि गोल किस्म कैसा फ्रूट हो तो उसको माल्टा कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फॉर्मल कॉज। और वही बुनियादी तौर पर एक चीज की आइडेंटिटी है। तो अभी पता समझ लग गई ना कि फॉर्मल कॉज, वो आइडिया जो मैं पहले आइडियलिज्म वगैरह वालों की बात कर रहा था, तो इन चीजों को समझना जरूरी है साइंस और मजहब के दरमियान रिलेशनशिप को समझने से पहले। तो यही चीज है कि अरिस्टोटल ने कहा था कि दो कॉजेस तो ये हो गई कि एक किस चीज से बना है, दूसरा क्या है। इसको एसेंस कहते हैं ना, कि बुनियादी तौर पर वो है क्या। इसी तरह इंसान क्या है, क्या एक जानवर? जानवर तो और भी बहुत सारे हैं। वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, वो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक चीज को एक चीज बनाते हैं, वो फॉर्मल काज कहलाया जाता है। लेकिन फिर अरिस्टोटल वो कहते हैं कि नहीं, इसका एक तीसरा कॉज भी है, और वो क्या है कि सपोज जो माल्टा फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जो एक प्रोसेस हुआ, तो ये प्रोसेस भी तो किसी कॉजल इफेक्ट की वजह से हुआ ना, तो उसको वो कहते हैं इफिशिएंट कॉज। इफिशिएंट कॉज को आप ये समझ लें कि
किसी एक चीज को दूसरी चीज में तब्दील करने वाला। मिसाल के तौर पर मैंने हाथों का जोर लगाया तो माल्टा फ्लूइड में कन्वर्ट हो गया, तो ये मेरे हाथों का जोर, ये इफिशिएंट कॉज था। और फिर आखिर में एरिस्टोटल एक और कॉज को भी इम्प्लाई करते हैं, मतलब वो दरमियान में लाते हैं, जिसको फिर आजकल बहुत सारे लोग नहीं मानते लेकिन एरिस्टोटल ने दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि फाइनल कॉज या टीलियोलॉजिकल कॉज, कि इस एफिशिएंट कॉज, ये जो सारा कुछ मैंने किया, इसका मकसद क्या था। तो एरिस्टोटल के नजदीक ये भी एक चीज, मतलब एक फिनोमेना के लिए जरूरी है कि उसकी टीलियोस का, उसकी मीनिंग का हमें मालूम हो। तो बुनियादी तौर पर मेरे बात करने का मकसद ये था कि ये इन तीन नज़रियात को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम साइंस को सही तरीके से समझेंगे। अगर हमें ये नहीं पता होगी और हम साइंस को समझना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर दरमियान दरमियान में हम दूसरी की ग्राउंड को समझे बगैर उसको कहेंगे कि आप इस चीज़ पर गलत हो, इस चीज़ पर गलत हो, वो मुझ पर हंसेगा। और वो हमारे ग्राउंड को समझे बगैर हमारे ऊपर तनकीद करेगा तो हम उस पर हंसेंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे की ग्राउंड को पहले समझ लेना चाहिए, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर तनकीद करनी चाहिए। तो ये चीज़ थी जो कि मैंने कहा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मटीरियलिज्म को डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह खैर।